हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.5 का परिचय। यानी प्रश्नावली 3.5 शुरू करने से पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको प्रश्नावली 3.5 को पूरी तरह से हल करने और समझने में काम आएगी। तो 3.5 शुरू करने से पहले ये वीडियो देखना और समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं विभाज्यता के कुछ और नियम। इससे पहले हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, 2 से विभाजन का नियम, 3 से, 4 से, 5 से विभाजन के नियम। अब हम कुछ और नियम पढ़ रहे हैं विभाजन के, उनके अलावा। तो देखिए, सबसे पहला नियम क्या है? यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब है? यदि कोई एक संख्या, मान लीजिए हमने कोई एक संख्या ली है 18, हम उदाहरण ले रहे हैं, एक संख्या है 18। प्रश्न, ये जो परिभाषा है ये कह रही है यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, यानी 18 से मान लो कोई एक संख्या है जो विभाज्य है। जैसे 18 से विभाज्य कौन है? 18 से विभाज्य होने का मतलब 18 का भाग किस संख्या में जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 6 में 18 से कौन विभाज्य है? 6। अब यहाँ पे 6 कह सकते हैं या 9 कह सकते हैं, ठीक है। अब 6 से, अब आगे क्या बोल रहा है? एक संख्या, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होगी। अब 6 से विभाज्य है, अब 6 के गुणनखंड बताइए ज़रा। 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? गुणनखंड 6 के हैं, 2 है, 3 है। 2 और 3 जो है वो 6 के गुणनखंड है। तो अब क्या कह रही है परिभाषा हमारी कि 18 जो है वो 6 से तो विभाज्य होगा ही, 6 के जो गुणनखंड है उनसे भी विभाज्य होगा। यानी 18 जो है 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 18 पहले किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। तो यही कह रही है हमारी परिभाषा, जो विभाज्यता का जो नियम है वो यही कह रहा है कि यदि कोई एक संख्या, मान लीजिए 18, यदि कोई एक संख्या किसी एक संख्या से विभाज्य है, जैसे किसी एक संख्या जिससे विभाज्य है 18, कौन सी संख्या है? 6 से विभाज्य है, तो वह संख्या यानी 18, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड, यानी 6 का जो गुणनखंड है 2 है और 3 है, तो 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब से भी 18 विभाज्य होगी। ठीक है, यही चीज़ हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 24 एक संख्या है। अब ये किससे विभाज्य है? 24 जो है, जैसे मान लीजिए 8 से विभाज्य है। 8 3 24 होता है, 8 से विभाज्य है 24, 8 से विभाज्य। अब हमको लिखना है, अब हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है कि 24 से 8 विभाज्य है। अब 24 जो है वो 8 से तो विभाज्य है, 8 के अलावा और किससे विभाज्य होगी? 8 के गुणनखंडों से। अब 8 के गुणनखंड क्या क्या है? देखिए, 8 के गुणनखंड यानी 8 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है? 1 से, 2 से, और किससे हो सकता है? 4 से, और स्वयं 8 से। तो यानी अब हम कह सकते हैं 24 किस किस से विभाजित और हो सकता है? 8 के अलावा 1, 2, 4 और 8 से भी विभाजित होगा। यही हमारा नियम है और यही हमने जो कहा उसका मतलब है। अब अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है। यदि कोई संख्या, यदि यहाँ लगा दूँ मैं, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है या विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। ये हमारा अगला नियम है। इस नियम को समझने के लिए हम फिर से कोई उदाहरण लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है। अब यहाँ पे सह अभाज्य आपके लिए शब्द आया है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? दो ऐसी संख्याएं या
दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याएं जिनमें केवल एक यानी वन, जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या बोला? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? दो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, वन एंड ओनली वन। जैसे हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, जैसे मैंने लिखी 4 और 5। 4 और 5 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। यानी अगर हम 4 और 5 के सार्वगुणनखंड लिखने बैठें, 4 और 5 के सार्वगुणनखंड लिखें तो सिर्फ एक ही सार्वगुणनखंड है, यानी सार्वगुणनखंड का मतलब 4 और 5 का कॉमन गुणनखंड। ठीक है, तो 4 और 5 का कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक है। तो वापस आ जाते हैं हमारी जो हम नियम पढ़ रहे थे कि यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। कैसे? क्या मतलब है इस नियम का? जैसे हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 80 है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 80। तो 80 के हमको सहअभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 80 के मान लीजिए 4 और 5, 80 के सहअभाज्य गुणनखंड, 80 के सहअभाज्य गुणनखंड जो है, जैसे मान लीजिए 4 और 5, 4 और 5 इसके सहअभाज्य गुणनखंड है। 4 के पहाड़े में भी 80 आता है, 5 के पहाड़े में भी 80 आता है। तो जो 80 है वो 4 से तो विभाजित होगा ही और 5 से भी होगा, साथ ही साथ वो 4 और 5 के गुणनफल यानी 4 पंजे 20, 80 जो है 20 से भी विभाज्य होता है ना। 80 जो है 4 से विभाजित होता है, 80 5 से विभाजित होता है और इन दोनों के गुणनफल यानी 20 से भी विभाजित होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। क्या नियम है? वापस से देखिए, यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो उसका हमने उदाहरण देख लिया। जैसे 80 कोई संख्या है, इसके दो सहअभाज्य गुणनखंड है 4 और 5, तो ये 4 और 5 से तो विभाजित होगी ही होगी। 4 और 5 के गुणा यानी 20, 4 पंजे 20 जो है उससे भी विभाजित होगी। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य है तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा। देखिए क्या है, ये बहुत लंबा है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको सीधा समझा रही हूँ। कह रहा है कि यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित होती है, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हमको दे रखी है 16 और 20, 16 और 20 दो संख्याएं दे रखी है हमको। ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से मान लो विभाजित होती है। ये 16 और 20 किससे विभाजित हो रही है? कौन सी एक संख्या है जिससे 16 भी विभाजित होती है और 20 भी होती है? तो हमने कहा 4 से विभाज्य है। 16 और 20 जो है वो क्या है? 4 से विभाज्य है। तो हमारा नियम कहता है कि 16 और 20 का जो योग आएगा, कितना आएगा? 36। 16 और 20 का जो योग आएगा ये भी 4 से विभाज्य है ना। 16 और 20 का योग कितना आया? 36। 36 जो है ये भी 4 से विभाज्य है कि नहीं है? करके देख लो। 4 नम 36 तो 4 से विभाज्य है। यानी अगर कोई दो दी गई संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती है तो उन दोनों संख्याओं का योग भी उसी संख्या से विभाजित होगा। और इसका उल्टा, योग की बजाय अगर हम माइनस का बोलें तो वो अगला नियम है हमारा कि यदि दो दी गई संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य है तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में ही आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 20 और 16, इसको मैं बस बड़ी संख्या को पहले लिख रही हूँ ताकि माइनस करने में आसानी हो। जैसे 20 और 16 4 से विभाज्य है, बिल्कुल है। अब 20 और 16 का अंतर यानी 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 कितना होता है? 4। 4 भी क्या है? 4 से विभाज्य है। 4 भी तो 4 से विभाज्य है। इसका दूसरा उदाहरण हमको और लेना हो, अगर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 35 और 20 किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। अब 35 और 20 का
जो माइनस करके आएगा अंतर 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 कितना होता है 15, 15 भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा नियम एक दूसरे का साथ दे रहा है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। इसी वाले एग्जाम्पल को हम ऊपर वाले नियम के लिए लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 35 और 20 के योग की बात कर रहा है ऊपर वाला नियम, तो 35 और 20 का योग जो है वो भी 5 से विभाज्य होगा। कितना होता है 35 और 20 का योग 55 होता है, तो 55 जो है 5 से विभाज्य है। तो बस यही हमारा नियम कह रहा है कि अगर दो संख्याएं, दी गई संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती है तो उन दोनों संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा और उन दोनों संख्याओं का अंतर जो आएगा वो भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विभाजन के कुछ 4 नियम हमने और पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, या पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुणनखंडन किसे कहते हैं, या हम कब कह सकते हैं कि हमने किसी संख्या को गुणनखंडित कर दिया है। तो देखिए, यदि किसी संख्या को हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर दिया। जैसे मैं उदाहरण लूँ 24 को मैं इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखूँ, यानी 24 किन दो संख्याओं को गुणा करने से आता है, जैसे 3 गुणा 8, 3 बटे 24। तो हम कह सकते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर दिए 3 और 8। लेकिन क्या 3 और 8 अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, 8 को हम और भाज्य कर सकते हैं, 8 को हम अभी और इसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 24 को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 भी 24 ही होता है। अब फिर से देखिए 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 जो है अब अभाज्य संख्या है। अब 12 को हम लिख सकते हैं, अभी भी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6। इस 12 की जगह मैंने लिखा है 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 ही होता है। लेकिन क्या अभी भी यहाँ पे अभाज्य संख्या आई है? ये 2 अभाज्य आ गई, ये 2 अभाज्य, लेकिन 6 अभी भी अभाज्य नहीं है। तो अब देखिए 6 को मैं और क्या लिख दूँ, 6 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 तिरी 6, 2 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पे सभी जो संख्याएं आई है ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 24 के अभाज्य गुणनखंडन हमने किया, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर हमने इसको ये क्या किया है, अभाज्य गुणनखंडित किया है। इसी प्रकार जैसे अब मैं 36 का करूँ, 36 के गुणनखंड करने हैं मुझे, लेकिन मुझे करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो शुरू कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 36 के हमें गुणनखंड लिखने हैं, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 18, 2 गुणा 18 36 के गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या जो है अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब जो सिर्फ जिसका गुणनखंड, खुद का गुणनखंड सिर्फ एक हो, एक और वो संख्या स्वयं हो, वही अभाज्य संख्या होती है। अभी 18 जो है अभाज्य नहीं है। अभी 18 को मैं कुछ और भी गुणनखंडित कर सकती हूँ। 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, लेकिन फिर से हमको 9 की जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। अब जो ये गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 36 के अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब इसी तरह से हम आगे करेंगे, एक और हम सीख लेते हैं जो हमारे अगली प्रश्नावली में काम आने वाला है, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टराइजेशन ट्री या फैक्टर ट्री जिसे हम कहते हैं। देखिए गुणनखंडन वृक्ष क्या होता है, जैसे ये 90 है, 90 को हमें गुणनखंडित करना है। गुणनखंड करना है मतलब 90 को किन दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9 के रूप में। 10 गुणा 9 लिख दिया, लेकिन 10 और 9 अभी तक अभाज्य संख्या नहीं आई है। 10 को फिर से मैं और क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा 5 के रूप में, 2 गुणा 5। अब 2 भी अभाज्य आ गई, 5 भी अभाज्य आ गई। अब इस 9 को मैं और किस छोटी संख्या के गुणा के रूप में लिख सकती हूँ, 3 गुणा 3।
बस अब ये जो है ये हमारी गुणनखंडन वृक्ष है। अब आपको अगली प्रश्नावली में हो सकता है इन जो ये वृक्ष के नीचे की शाखाएं हैं इनमें से कोई एक डिजिट मिसिंग दे दे। मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे गोला दे दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको बताना है कि 9 के गुणनखंड क्या होंगे। ये वाला एक 3 दिया है, मतलब 3 को किससे गुणा करेंगे कि 9 आए तो 3 होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ पर ऐसे दिया, तो आपको इन दोनों डिजिट्स को गुणा करके देखना है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तभी 90 आएगा। तो 9 तो दिया हुआ है, तो और क्या संख्या है जिसको 9 से गुणा करेंगे 90 आएगा, तो वो 10 होगा। तो ये हमारा गुणनखंड वृक्ष जो है हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक और आपको मैं एग्जांपल आप समझना चाहें तो जैसे 60 के हमको गुणनखंडन वृक्ष करना है। अब जैसे प्रश्न में दिया है, यहाँ पे दिया है 30 और यहाँ पे मान लीजिए खाली डब्बा दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 के गुणनखंड करने हैं। 30 को किससे गुणा करेंगे कि 60 आएगा, 2 से। तो इस बॉक्स में क्या आ गया, 2। ठीक है, अब ये 2 तो अभाज्य आ गया। अब 30 को हम फिर से अभी गुणनखंडित करेंगे। 30 को फिर से गुणनखंडित करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 3। अब मान लीजिए ये बॉक्स खाली दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। 10 गुणा 3 30 हो गया। अब 3 तो हमारा आ चुका है अभाज्य गुणनखंड। 10 को हमें अभी भी गुणनखंडित करना है, तो 10 को हम किन दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 5 गुना 2। अब इनमें से कोई भी एक खाली दे सकते हैं, मान लीजिए इसको दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा गुणनखंडन वृक्ष। अब इसके बाद में बस एक और चीज़ बचती है। एक और चीज़ क्या है, जिसे हमको प्रश्न दिया हो सकता है। जैसे प्रश्न दिया, मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि अगली प्रश्नावली 3.5 को हम कैसे हल करेंगे। जैसे हमारा प्रश्न है, जो हमारा किताब का ही उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ, 980 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 980 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 980 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। अब हम अगर इस तरह से गुणनखंड वृक्ष के द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो बहुत लंबा होगा, तो इसको करने का हमारा दूसरा तरीका रहेगा। देखिए 980 इस तरफ लिखिए और यहाँ पर सीधी ऐसी लाइन खींचिए। अब आपको 980 को विभाजित करना है। कौन सी संख्या है जिससे 980 विभाजित होती है, छोटे से छोटी संख्या 2। छोटे से छोटी संख्या है हमारी 2 का भाग देते हैं हम 980 में, तो देखिए कितना आता है, 490। फिर से 490 में किसका भाग जाएगा, अभी भी 2 का ही। कितनी बार जाएगा वो आप भाग देखिए, ये जाएगा 245 बार। फिर 245 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग जा सकता है, देखिए 5, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए 5 का भाग जाएगा। यहाँ पे विभाजन के जो नियम होते हैं वो काम आते हैं। तो 5 चौक 20 और 5 नम 45, 5 बार गया। अब 49 में 7 का 7 7 49 और 7 का 7 एकम 7। तो 980 के जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं वो ये सब मिले हैं। इनको सबको हमको गुणा के रूप में लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो ये सब क्या है, 980 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए हैं। ठीक है।